ओके जी, गुड इवनिंग। सो आई थिंक मैम मुझे आईपैड से ज्वाइन करना पड़ेगा लिखने के लिए, तो मैं इससे ज्वाइन करके देखता हूँ। यस, एक्चुअली स्टार्ट करने के लिए मुझे दूसरा उससे भी करना पड़ेगा लॉगिन। सिक्स मेरे पास आईपैड है ना, तो इस सिस्टम से भी लॉगिन करना पड़ेगा। मैं अभी कर रहा हूँ, एक मिनट। तो आप इसको एडमिट कीजिएगा तभी होगा। Sir, you are host, I guess, so you can start sharing. हाँ, लेकिन मैं एक्चुअली अभी लैपटॉप से ज्वाइन किया हूँ। मैं एक्चुअली आईपैड से ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, Okay, दूसरे so you डिवाइस। can leave the class and join again with same ID. I am here, so I'll give you sharing access. अच्छा ठीक है, मैं इसे लॉगिन कर रहा हूँ, तो इस पे भी Hmm. दोनों पे चल सकता है ना? हाँ हाँ, हाँ तो ठीक student है। will wait for. हाँ ठीक है, तो पासवर्ड। सो इट इज सेइंग अलाउ ऑन अदर डिवाइस, तो आ रहा होगा। ठीक है, मैं अलाउ कर देता हूँ ना, मेरे पास भी बात है। तो Sir, I have allowed. हाँ मैम, तो ठीक है, तो यहाँ से तो हो गया है। हाँ, स्टार्ट करना है ना। स्विच का ऑप्शन क्यों आ रहा है? तो रिकॉर्डिंग फिर कैसे होगा? मैं स्विच कर लूंगा तो यहाँ स्विच का ऑप्शन आ रहा है। नहीं सर, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, डोंट वरी। आप मैंने पहले ज्वाइन कर लेते ना, थोड़ा सा एक दो अच्छा, मिनट पर के तो आई एम रिकॉर्डिंग, नो इशू। ओके ठीक है, आई थिंक दोनों से हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, तो मैं दोनों डिवाइस से ज्वाइन हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो मेरा स्क्रीन विजिबल होगा और मैं ऑडिबल भी हूँ आप लोगों को। सो आई थिंक हिंदी इज फाइन।
ओके। I'll request the student to turn on the camera if possible because it will make the class interactive and it will be feeling like a face-to-face class then. So if possible, please switch on the camera. And you can ask question anywhere if you feel have any doubt. हाँ, तो अभी जैसे जैसे अभी आई थिंक आज प्रोबेबिलिटी थ्योरी की क्लास है ना, तो कैसे आप चाहते हैं, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं या फिर आप लोग ट्राई करके आएं, आप लोग डाउट पूछेंगे? स्टूडेंट्स लोग बताइए, है ना। सो व्हाट डू यू वांट मी टू डिलीवर? क्या मैं क्वेश्चंस दूं, आप लोग सॉल्व, मतलब हम साथ में सॉल्व करें, या आप लोग ट्राई करके आए, आपको डाउट्स एंड डाउट्स पूछने हैं, या मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं, कैसे चाहते हैं आप लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी के? या आपके कुछ क्वेरीज हैं, मतलब चाहे कॉन्सेप्ट में क्वेरी हो या क्वेश्चंस में क्वेरी हो, आप वो पूछ सकते हैं, जितना हो सकता है आई विल हेल्प। क्या चाहते हैं आप लोग बताइए क्विकली। और कुछ नहीं तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आई थिंक विकास सर ने एक क्लास प्रोबेबिलिटी का लिया है, तो वो तो बताए होंगे, है ना। वन क्लास एक क्लास हुई है, बेसिक प्रोबेबिलिटी की थोड़ी सी थियरी हुई है। हम्म। बाकी ये स्ट्रेटजी बेस्ड भी क्लास है, तो सर पहले थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करके लास्ट में अगर आप लोगों को डाउट है कि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया है तो कैसे प्रोसीड करें, तो लास्ट के 10 मिनट्स में आप वो सर से पूछ सकते हैं, ठीक हाँ, है। बाकी देखो क्वेश्चंस कलेक्शंस क्या है, जैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आरबीआई डीएसआईएम का एग्जाम क्वालिफाई किया है ना। जैसे पिछले साल अगर मैं देखूँ तो मयंक थे जो कि आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रहे थे जब मैं वहाँ एमएससी कर रहा था, मतलब दोस्त ही हैं। तो उन्होंने भी क्वालिफाई किया लास्ट ईयर। इस साल अभी योगेश का हुआ है, जैसे मतलब इस साल मतलब वो 2024 का था, वो 25 का है। तो ये सब मेरे नोन ही है, कई सारे लोग हैं जो नोन ही हैं। तो जैसे मैं देखता था ये लोग क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिस आपको कहीं से भी कर सकते हो आप। तो जैसे मेन क्या है, एंट्रेंस एग्जाम के लेवल के जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, वो आपको किसी बुक में जनरली क्या रहता है, इंट्रोडक्टरी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बट व्हेन यू, ओके सो यू वांट कंसेप्ट रिवीजन, ठीक है। तो जैसे कई बार क्या है ना, मैं एक बार बेसिकली प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है बेसिक, उसका थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो मेनली बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे आप लोग जानते होंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे इसमें जो कंटेंट्स क्या क्या हैं। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट यू नो, है ना। सैंपल स्पेस यू नो, है ना। इवेंट्स, कोई नहीं पता हो तो बताओ, मैं एक बार फिर भी डिवाइस करा दूंगा। चलो इवेंट्स हो गया, है ना। देन आपके पास जैसे आता है प्रोबेबिलिटी में आएंगे तो दो डेफिनेशन है, एक तो क्लासिकल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का। सो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर है एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मेन इसके बाद जैसे आप देखेंगे तो देन है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सब आप जानते होंगे, जैसे मेनली जो बेसिक्स में आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल। देन आपके पास आ जाएगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड देन बेस थ्योरम, है ना। बेसिक प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इसमें ये कवर कर लेता है। तो ये पार्ट्स हैं, तो आपको थ्योरी क्लैरिटी है इन सब में, या कुछ बाकी अगर कुछ इनइक्वालिटी पार्ट में आएंगे, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे बोनफेरोनी इनइक्वालिटीज, है ना, इसमें, या बुल्स इनइक्वालिटी, इस पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। बाकी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये एडिशन फार्मूला भी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोलो या एडिशन फार्मूला, यही एडिशन फार्मूला है। सो दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स, है ना।
बाकी ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के भी कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, है ना। सो आर यू फैमिलियर विथ ऑल दिस? ये जो टॉपिक्स मैं लिख रहा हूँ ये सब आप लोग कंफर्टेबल हैं? सो एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, या मैं इस पे बेस्ड है ना, पहले एक बार थ्योरी बेसिकली रिवाइज कर देता हूँ, ऐसे ज़्यादातर लोग फैमिलियर हैं। स्टिल एक बार मैं थ्योरी बस ब्रीफली बता देता हूँ एंड देन एक बार है ना। सो यू एवरीवन नो दिस, है ना। सो जस्ट एक बार बताओ, अगर मैं पूछूं तो आप लोग बता पाओगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि कितना क्लियरिटी है। चलिए एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ, भी मुझे पता चल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन, जैसे सिंपली अगर मैं ऐसा लिखूं कि मान लीजिए, है ना, ऐसे पता ही होगा फिर भी। हाँ हाँ, हाँ नोट्स मिलेंगे एक्चुअली, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ, दिस आई विल सेंड टू मैम, आई थिंक मैम विल शेयर विथ यू। तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। है ना, एक कंटिन्यूटी थ्योरम भी है आगे, अगर और लिखेंगे कंटेंट, तो कंटिन्यूटी थ्योरम्स। ये भी है एक पार्ट, है ना। तो ये सब बेसिक ये कंटेंट है। पीडीएफ नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है। हम्म। अच्छा, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी ये सब डिस्कस करें तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो लिमिट थ्योरम का है, सो इफ यू वांट मी टू डिस्कस दैट वी कैन डिस्कस। तो ये कन्वर्जेंस तो लिमिट थ्योरम में कॉन्सेप्ट काफी आगे के कॉन्सेप्ट हो गए, है ना। सो ओके, सो अभी ये तो मैं बिल्कुल फंडामेंटल की बात कर रहा था। आगे जब आप रैंडम वेरिएबल और ये सब स्टार्ट करेंगे तो, सो अगर आप कन्वर्जेंस की, वो ये पूछ रहा हूँ कि वो है ना कि आपको कहाँ हेल्प चाहिए। अगर आप कन्वर्जेंस की बात करेंगे, कन्वर्जेंस इन, है ना, जैसे कन्वर्जेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल की आप बात कर रहे हैं ना, कन्वर्जेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, इसमें मेनली जो है चार टाइप का कन्वर्जेंस है ना। आप अगर देखेंगे तो, जैसे कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, देन कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, एंड देन फोर्थ वाला है कन्वर्जेंस इन अरिथमीन। ठीक है। ओके, सो ये सब मैं डिस्कस करता हूँ, और मतलब आप यू कैन सजेस्ट मी द टॉपिक। देखो, प्रोबेबिलिटी थ्योरी इतना लार्ज टॉपिक है, मैं एक एक साल तक पढ़ाता हूँ, है ना। अगर कॉलेज में पढ़ाते हैं तो पूरा एक सेमेस्टर का कोर्स होता है। अगर हम वही नेट वूट के लिए पढ़ाते हैं तो बहुत लंबा पढ़ाते हैं, है ना, वैसा है। सो मतलब 40-50 घंटे तो आराम से पढ़ा सकते हैं, ये है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम है नहीं। सो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की क्या नीड है। ब्रीफली हम सब टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, बट व्हाट मोर टॉपिक यू वांट मी टू डिस्कस? ये तो हो गया बेसिक प्रोबेबिलिटी का पहला जो लिखा, ये कन्वर्जेंस का इन्होंने आइडिया दिया। ये लिमिट थ्योरम्स मेनली, है ना। इसी पे बेस्ड आपको पता होगा कि इसी पे बेस्ड आता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, है ना, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो दीज आर द थ्योरम्स बेस्ड ऑन एबव कॉन्सेप्ट्स, ये है। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं मिल रहा है, सो आई विल सजेस्ट यू, जो लोग स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड उनको पता ही होगा, तो यू कैन जस्ट CSIR नेट वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, जो RBI के सिलेबस के। यू डोंट सॉल्व एवरीथिंग। आप जैसे गेट स्टैटिस्टिक्स के पेपर हैं, उसका आप सॉल्व कर, CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस, तो इसके क्वेश्चंस आप बैठ के सॉल्व कर सकते हो अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो। मैं ये बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल साइंस के पेपर उठाओ ऑनलाइन, और इसके पेपर अगर आपका प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, गेट स्टैटिस्टिक्स के आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, गेट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें, क्योंकि मैंने देखा है जो लोग क्वालिफाई किए हैं ये सब यही है ना, हालांकि एस्पिरेंट्स यही होते हैं, नेट गेट और जैम वाले होते हैं। यू कैन ऑल्सो सॉल्व जैम MS, जैम मैथमेटिकल साइंस, IIT जैम मैथमेटिकल साइंस के जो होते हैं,
देखो इन एग्जाम्स के सिलेबस थोड़े अलग अलग हैं, बट यू स्टिक टू द सिलेबस टू आरबीआई। और क्वेश्चंस आप सिलेबस आपको पता है, तो यू कैन सी कि ओके ये क्वेश्चन उस टॉपिक का है कि नहीं है। सिलेबस अपने पास रखो प्रिंट करके। यू कैन सॉल्व आईएसआई जो एम स्टैट्स का पेपर होता है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए इफ यू वांट, ताकि पेपर ये सब बहुत हाई लेवल एग्जाम्स हैं। सो यू कैन, आईएसआई मास्टर इन स्टैटिस्टिक्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है, तो दीज पेपर्स यू कैन सॉल्व, एंड बाकी जो डाउट रहता है यू कैन आस्क। ठीक है, अभी मैं इस कॉन्सेप्ट पे आता हूँ जो मैं डिस्कस कर रहा था। सो कोई भी आप में से रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन बताना चाहेगा? मैं लिखना उतना चाहूंगा नहीं, आई थिंक ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। किताब में सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आपको समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन कोई बताना चाहेंगे? एनीवन कैन टेल डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट? which experiment is a random experiment? Every experiment or some restrictions are there? Anyone? सर जिसके सारे आउटकम्स हमें पहले से पता होते हैं, हम्म। और और ऐसा एक्सपेरिमेंट जो सिमिलर कंडीशंस में हम उसको रिपीट कर सकते हैं। हम्म। और हम मतलब जो हमारे एक्सपेरिमेंट का आउटकम है वो हमको नहीं पता है। हम्म। अल्लाह आरबीआई में मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़े डिफिकल्ट हो सकता है ना? अरे वो दोनों एग्जाम का पैटर्न अलग है। लाइक इन आईआईटी एग्जाम यू हैव टू सॉल्व 60 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स। बट अभी आपका जो एग्जाम, आई थिंक 20 क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट जो फेज में, और 2 घंटे का पेपर है। इज इट? बाकी कुछ मैं मिस्टेक करूँ तो करेक्ट करना मुझे, है ना, चैट में या। ओके, तो सिंपली हम बोलेंगे, सो एन एक्सपेरिमेंट, जैसे बताया इन्होंने, करेक्ट बताया कि एन एक्सपेरिमेंट विच हैज लाइक यू नो ऑल पॉसिबल outcomes of the experiment but exact result cannot be predicted in advance। अगर बुक के लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि an experiment consists of more than one outcome uh, in which all possible outcomes are known but exact result of the experiment cannot be predicted in advance and this can be repeated under identical conditions। तो ये डेफिनेशन बुक का डेफिनेशन वीके रोहतगी की बुक है। बाकी जो लोग बुक पढ़ना चाहे इसके लिए, तो मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट कर सकता हूँ जो कि अच्छे लेवल की बुक है। जैसे मेरा ही फेवरेट है ना, वीके रोहतगी एंड AKMD सेल है। आप गूगल करेंगे पीडीएफ मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। सो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए देख सकते हैं। बाकी गुप्ता कपूर तो बाइबल है ही, आप वो भी देख सकते हो, है ना, जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। सो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाई गुप्ता एंड कपूर, ठीक है, इस तरह से है। सो बाकी मुझे ऐसा लगता है कि यस आरबीआई ये क्वेश्चन का लेवल जैम से डिफिकल्ट हो सकता है। जैम में फिर से कह रहा हूँ, जैम में 3 घंटे में 60 क्वेश्चन करने होते हैं, यहाँ पे आपको 2 घंटे में ओनली 20 क्वेश्चन करने हैं, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होगा, ये लेंदी हो सकता है। ठीक है। सो ओके अश्विनी सर, आई क्वालिफाइड IIT JAM मैथमेटिक्स एंड आई फील दैट स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन इन दैट एग्जाम आर comparatively easier in that exam। Which exam? I think you are asking about RBI. Okay, okay, then it's good. If you find it's easier, then it's good, है ना? Because oh, so you find what? Which questions are easy in which exam? You jam MS, MA you qualified, and you feel statistics question in that exam. Which exam? That means what? Oh, IIT exam is easier. Yes, yes, fine. Yeah. देखो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा क्यों है, यू थिंक वन थिंग, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे पीएचडी वाला कैंडिडेट भी एग्जाम देगा। जैसे मैं देख रहा था, मैं भी एलिजिबल हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी भर सकता हूँ, मेरी एज अभी 30 है, और पीएचडी चूंकि मैंने किया है तो मेरे लिए 3 साल रिलैक्सेशन भी है, तो 33 एज तक मैं दे सकता हूँ, है ना। और उसमें ये भी लिखा हुआ है पीएचडी कैंडिडेट्स आर प्रेफरेबल, है ना, ऐसा कुछ है ना, कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू पीएचडी कैंडिडेट। तो मैं तो चूंकि मैं ऑलरेडी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है ना, मैं ऑलरेडी सेटल्ड हूँ।
तो वैसा है, बट दोज ऐसे लोग भी हैं जो पीएचडी करके इसमें जाते हैं, जैसे मैं जानता हूँ, जैसे मयंक का एग्जांपल दे रहा था। मयंक लास्ट ईयर आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रहे थे, लास्ट ईयर इन द सेंस 2023-24 में कर रहे थे, अभी हो सक गया जब मैं खड़गपुर से पीएचडी कर रहा था। देन उसको हो गया आरबीआई में ज्वाइंट। एक सविता थी, वो भी सविता पारेख, सी वाज डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, जब मैं एमएससी बॉम्बे से कर रहा था। तो उस दौरान उनका भी जॉब हो गया आरबीआई में, सी ज्वाइंट आरबीआई। तो ऐसे लोगों को मैं कई लोगों को जानता हूँ जो पीएचडी कर रहे होते हैं, देन दे गॉट सेलेक्टेड। तो ऐसे लोग भी हैं। तो इट्स नॉट लाइक, और मैं डिमोटिवेट भी आपको नहीं कर रहा हूँ कि बहुत इस बार खान बहुत हार्ड, ऐसे लोग हैं, आप भी क्वालिफाई कर सकते हो। मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो है ना, जैसे पिछले साल अभी योगेश का एग्जाम्पल दे रहा है, योगेश ने सिर्फ एमएससी किया आईआईटी बॉम्बे से। रजत था, रजत भी आईआईटी बॉम्बे से एमएससी किया था। तो चूंकि मैं आईआईटी बॉम्बे से रहा हूँ, तो मैं उन्हीं लोगों को जानता हूँ जो आईआईटी बॉम्बे से क्वालिफाई किए हैं, तो मैं उन्हीं को जानता हूँ। ऐसे कई लोग होंगे जो यूनिवर्सिटी से किए हैं, जैसे मैं यूट्यूब पर अगर वीडियोज देख रहा था, तो ऐसे लोग भी हैं जो मान लो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किए हैं, या लखनऊ यूनिवर्सिटी से काफ़ी लोग किए हैं। तो चूंकि मेरी कम्युनिटी वैसी है, तो मैं उधर वाले लोगों को जानता हूँ जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इट्स नॉट लाइक डिमोटिवेटिंग टू यू, ये आईटी वाले ही करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ क्योंकि मैं आईटी से हूँ, इसीलिए। सो एनीवे, कहने का मतलब ये कि हाँ है ना, यहाँ बैचलर्स वाला बच्चा भी दे सकता है, मास्टर्स वाला भी दे सकता है, पीएचडी वाला भी दे सकता है, इस तरह से है। क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है, एलिजिबिलिटी आपने देखा ही है सब लोगों ने, तो उसके हिसाब से। एनीवे, तो हम आते हैं पॉइंट पे। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, या सो आईआईटी जैम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे ना प्रैक्टिस के लिए यू कैन सॉल्व जैम एमएस, आईआईटी जैम एमएस स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस, गेट स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस, सीएसआर नेट मैथमेटिकल साइंस में 4 यूनिट है। तो यूनिट 4 इज स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। ये ऑपरेशन रिसर्च वही है जो आपका ऑप्टिमाइजेशन लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। तो यूनिट 4 इसका करोगे तो स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च वाला पार्ट, मतलब ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है। तो सीएसआर नेट मैथमेटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो गूगल से। हर 6 महीने पे एग्जाम होता है सीएसआर नेट का, मैथमेटिकल साइंस का। यू डाउनलोड पेपर, यूनिट 4 में जाओ, यूनिट 4 ये क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं होता है मुझसे पूछो क्लास में, ठीक है। सो आई विल हेल्प। सेम गेट स्टैटिस्टिक्स का है, जैम स्टैटिस्टिक्स का, आईएसआई एमस्टैट्स का पेपर अवेलेबल है ऑनलाइन। यू डाउनलोड दिस पेपर, यू सॉल्व, बट ओनली सॉल्व दोज क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू आरबीआई सिलेबस। ठीक है। और नॉलेज खराब तो होगी नहीं, चाहे जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने आपका कॉन्सेप्ट है ये बेटर होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सैंपल स्पेस, आई थिंक एवरीवन नो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, फाइन। इवेंट, कोई बताइए इवेंट का डेफिनेशन। चूंकि रिवीजन क्लास है तो मैं बहुत डिटेल में लिखूंगा नहीं और बहुत डिटेल में बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, 10-12 क्लासेस प्रोबेबिलिटी चल जाएंगी, बेसिक प्रोबेबिलिटी। जितना कंटेंट मैंने अभी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ना, यही 10-12 क्लास तक चलती हैं, अगर स्लो पढ़ाया जाए, आराम से पढ़ाया जाए तो। लेकिन हमें ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, ठीक है। सर लीनियर अलजेब्रा इज एडेड दिस ईयर इन आरबीआई डीएस, आई थिंक नो। बाकी लोग कंफर्म कीजिए, क्या लीनियर अलजेब्रा पार्ट ऑफ आरबीआई डीएसआई सिलेबस है? मैंने तो नहीं देखा है शायद। आई थिंक दे आर स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड एग्जाम, इज इट? ओ, एक बार देखना पड़ेगा। सो लीनियर अलजेब्रा इज पार्ट ऑफ दिस। अभी जो सिलेबस मेरे साथ शेयर किया गया था, उस 9 यूनिट जो थे उसमें लीनियर मॉडल्स है, आई थिंक, या लीनियर मॉडल इज स्टैटिस्टिक्स है वो, तो उसमें सिंपल मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है ना, रिग्रेशन आते हैं। हाँ, लीनियर अलजेब्रा नहीं हो, लीनियर अलजेब्रा इज पार्ट ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। सो प्योर मैथमेटिक्स वाला एक पार्ट नहीं है ना, इट्स अ लीनियर Sir, मॉडल ही है। अच्छा, लीनियर मॉडल में actually लीनियर। linear model section linear algebra is added. I ओ mean अच्छा, linear model and राइट। linear algebra also there. ओके ओके, इनसाइड दैट आई थिंक मुझे थोड़ा देखना Yeah, पड़ेगा, yeah, तो yeah. मैं भूल गया। ओके ओके फाइन। सो आई थिंक देन यू हैव टू सी दैट ऑल्सो। अच्छा, इन लीनियर मॉडल्स के अंदर लीनियर अलजेब्रा है, एक्चुअली इसमें यूज काफी होता है लीनियर अलजेब्रा का ना, दैट्स वाई, क्योंकि उसमें जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स एंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस बहुत यूज होते हैं। सो मे बी दैट्स वाई उन्होंने ऐड कर दिए होंगे, सो दैट यू हैव टू सी देम। ओके ओके, या थैंक यू, सॉरी शुभादीप। सो ठीक है ना, तो इवेंट का कोई डेफिनेशन बताइए मुझे, एनीवन, व्हाट इज इवेंट? कोई बताओ डेफिनेशन क्या होता है। नो, आई थिंक परफॉर्म मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी हाउ वी डिफाइन। So it is actually a subset of sample space. In mathematical sense, it is a subset of sample space. You are right, है ना? So event is a subset of sample space only. ठीक है? तो any subset of sample space is an event. So we find probability to an event. ठीक है ना? किसी event की probability निकालते हैं हम लोग।
और वो इवेंट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होगा। बाकी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? सो इसका मैं लिख देता हूँ, है ना। सो व्हाट इज अ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? मैं अगर यहाँ पे आऊँ, सो क्लासिकल, कोई बताना चाहेंगे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? ये वही है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। सो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो डेफिनेशन तो वैसे ही है कि लाइक, ना, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यस, राइट, है ना। तो एक्चुअली बट देयर इज रेस्ट्रिक्शन एक्चुअली। सो if you write just, so like let S be sample space and E is subset of S, means E is an event, हाँ। so मतलब E is an event, so there is a restriction here. If S has finite number of outcomes and all outcomes are equally likely, all outcomes are equally likely, then probability of event E is number of favorable outcomes to E, number of favorable outcomes to E upon total number of outcomes in sample space, है ना। So that is NA upon NS, that you know. So that is probability of event is number of favorable outcome to E upon number of element in sample space. Okay, so now ये क्लासिकल डेफिनेशन, बट दिस विल नॉट वर्क एवरीवेयर, राइट। सो दिस इज नॉट, है ना, अप्लीकेबल बिकॉज देयर इज रेस्ट्रिक्शन दैट देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम एंड देयर मस्ट बी इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो ओनली देन यू कैन यूज दिस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूँ, आप लोग इजिली पकड़ लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए अ कॉइन इज टॉस्ड until वी गेट अ हेड, मान लीजिए ये है। तो यहाँ अगर सैंपल स्पेस आप लिखेंगे तो एच टी एच, ये होगा टी टी एच एंड सो ऑन, ठीक है। तो एच टी एच एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई इवेंट मैंने ले लिया एग्जांपल के लिए, जैसे टी एच ले लिया और टी एच ले लिया। सो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई? सो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं ये लगा दिया क्लासिकल डेफिनेशन, तो ये तो कहेगा देयर आर टू आउटकम इन ई। अगर मैं ऐसा लगाता हूँ नंबर ऑफ आउटकम इन ई एंड नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस, सो टू अपॉन इन्फिनिटी इट्स जीरो। क्वेश्चन इज इट करेक्ट? क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? समझ आ रहा है आप लोगों को? सो मीन्स इस क्वेश्चन में हम क्लासिकल डेफिनेशन नहीं लगा सकते, राइट। यू क्लियरली अंडरस्टैंड बाय डेफिनेशन जो मैंने लिखा है क्लासिकल डेफिनेशन। सो इट सेज ओनली यू कैन अप्लाई क्लासिकल डेफिनेशन वेयर सैंपल स्पेस मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम एंड ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। तो इसमें टोटल आउटकम, है ना, ठीक है ना। सो दिस इज रॉन्ग, वी कैन नॉट सॉल्व लाइक दिस। सो दिस विल बी सॉल्व यूजिंग एक्सोमेटिक डेफिनेशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन क्लियर है ना आप लोगों को कि मैंने एक्सपेरिमेंट लिया, अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल वी गेट अ हेड। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट एंड द करस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस हमने लिखा कि एच टी एच एंड सो ऑन, एंड ई है इवेंट जिसमें हमने लिया टी एच एंड टी एच ले लिया। तो अब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो टू अपॉन इन्फिनिटी होगा क्या? आंसर इज नो, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ना, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी अगर आप देखेंगे ऐसे तो, कहीं ना कहीं, या आप कुछ नहीं है ना आएगा। सो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ सिमिलरली, आपको समझ आएगा। आई थिंक इधर ही लिखता हूँ ना। जैसे सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में सिंपल समझाना चाहते हैं, कॉइन को हमने टॉस किया।
सो कॉइन में क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। उसने कहा अगर हेड आया, सो सपोज यू गेट अ हेड, देन यू a coin is tossed. When you get a head, you toss it again. So after coin, you can get head tail. Just once you tossed. If you get a tail, you roll a die. तो डाई पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4, है ना, 5 6, ये पॉसिबल आउटकम है। इसको अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं तो ऐसा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, वंस इफ यू गेट अ हेड, टॉस इट अगेन, टॉस इट, है ना, वंस मोर, एंड दिस प्रोसेस स्टॉप्स। मैं ये कहना चाह रहा हूं ना, इट इज नॉट लाइक कि नेक्स्ट टाइम हेड आया तो फिर से, ये बस पहले एक्सपेरिमेंट पे अगर हेड आया तो आप एक बार और टॉस करेंगे, दैट्स ऑल। एंड इफ यू गेट अ टेल, है ना, ऑन फर्स्ट टॉस, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टॉस जो हुआ था, फर्स्ट टॉस, देन रोल अ डाई, ये क्वेश्चन है। तो इसका सैंपल स्पेस अगर लिखेंगे तो क्या होगा, यही जो मैंने समझाने की कोशिश किया है कि यू टॉस अ कॉइन, either you get a head or tail, if you get a head toss it again, that's all, you don't, है ना, टॉस इट मोर। तो ये रिकरिंग इवेंट नहीं है कि वाप चलता रहेगा। एंड इफ यू गेट अ टेल देन थ्रो अ डाई एंड दैट्स ऑल, यू स्टॉप, आगे ये है एंड स्टॉप। सो दिस प्रोसेस डज नॉट कंटिन्यू। सो अब आपको क्या करना है, द क्वेश्चन इज सैंपल स्पेस क्या होगा। तो हेड के बाद या तो हेड आएगा, हेड के बाद या टेल आएगा, टेल के बाद या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6। ठीक है ये। अब ये सैंपल स्पेस है आपके पास। अब मैं इसका एक इवेंट दे देता हूं आपको। सो लेट्स से वी कंसीडर इवेंट एच एच एंड T2, लेट्स से दिस इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज एन इवेंट, दिस इज द डेफिनेशन। सो एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। तो क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, क्या ये बता पाएंगे आप, बताइए जी। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, एनीवन। सो क्वेश्चन इज इट 2/8, या एनीवन, is it 2/8? Yes or no? Okay, 1/4. Okay, so like Subhadeep is saying, it's there are number of outcomes in E upon number of outcome in sample space. So 2/8, it's a 1/4. क्या बाकी लोग एग्री करते हैं? Anyone else? Do you agree with this answer? हाँ या ना? अरे कोई तो बताओ, हाँ या चैट में बताओ या अनम्यूट करके बताओ। So answer is what? Question is what? First option is 1/4, like Subhadeep told us. देखो मैं तुम्हें बस डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ क्लासिकल डेफिनेशन लगेगा, कहाँ एक्सोमेटिक डेफिनेशन लगेगा। तभी एक्सोमेटिक डेफिनेशन आगे लिखूंगा। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग, क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रही है ना, वी आर नॉट स्टडी। सो मैं बस रिवाइज चीज़ों को करा रहा हूँ, मतलब जस्ट हम लोग शॉर्ट में सारी सिलेबस डिस्कस करेंगे, ऐसा है। सो क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ाने में 6 महीने 1 साल लगेगा डिटेल में। तो व्हाट इज द आंसर, बाकी लोग भी अपना आंसर चैट में बता सकते हो। सो व्हाट डू यू थिंक, क्वेश्चन क्लियर है ना? मैंने सैंपल स्पेस क्लियरली लिख दिया है, आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर बताने हैं। मतलब एक ने आंसर बताया वो भी गलत है।
So 1 by 4 is not the correct answer. Question is, what is the correct answer? 1 by 4 is not the correct answer. Why? You read the definition, axiomatic definition carefully. क्या इस क्वेश्चन में एक्सोमेटिक डेफिनेशन लगेगा? क्वेश्चन ये है, और जिनको समझ आ रहा है बताइए क्या लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं तो क्यों, और लगेगा तो क्यों लगेगा? कैन वी अप्लाई एक्सोमेटिक डेफिनेशन हेयर इन दिस क्वेश्चन? नॉट एक्सोमेटिक, सॉरी, कैन वी अप्लाई क्लासिकल डेफिनेशन हेयर? क्योंकि एक्सोमेटिक मैंने अभी कराया नहीं, मैंने तो क्लासिकल डेफिनेशन लिखा था, है ना? दिस वाज द क्लासिकल डेफिनेशन. सो कैन वी अप्लाई क्लासिकल डेफिनेशन, है ना? यू कैन सी क्लासिकल डेफिनेशन ऑन स्क्रीन. So you see the restriction. Sample space must have a finite number of outcome and sample space must be equally likely. Means outcomes must be equally likely in sample space. Okay, fine. Yeah. So why were you saying? So 1 by 4 is not the correct answer. So why are we saying 1 by 3? Anyone else can tell? तो उससे वेरीफाई हो जाएगा ना कि किसके साथ हो आप लोग. 1 by 3 के साथ. ओके, है ना? तो 1 by 3, 1 by 2, 1 मान लो, ऐसा कुछ 4 ऑप्शन बना दिए. सो मेजोरिटी अभी 1 by 3 के साथ है. तो आई थिंक दिस इज बेसिक, है ना? सो द थिंग इज एक्चुअली दे आर नॉट इक्वली लाइकली. अब यहाँ समझ सकते हैं कि क्वाइन अगर कुछ नहीं लिखा तो क्वाइन इज अ फेयर क्वाइन, है ना? तो हेड टेल का चलो हाफ हाफ चांस है, लेकिन हेड के बाद फिर हेड टेल है तो हाफ हाफ चांस है, बट टेल के बाद ईच की चांस 1/6 है. सो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जैसे इंडिविजुअली इफ यू सी एच एच, so getting head for the first time is half, getting head is for in the second time is half. So HH की प्रोबेबिलिटी 1/4 है. और अगर मैं T2 की प्रोबेबिलिटी लिखूं या T1 की, लेट से T1 की प्रोबेबिलिटी लिखूं, तो पहली बार में टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो ये 1/12 हो गया. सो दे आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है ना? सो प्रोबेबिलिटी HH और HT की प्रोबेबिलिटी तो ये है 1/4, एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी T1, T2, T6 तक, इन सब का प्रोबेबिलिटी 1/12 है. सो मीन्स आउटकम्स in S sample space are not equally likely, not equally likely, and that's why classical definition cannot be applied. Yeah, Ashwin, you are right, है ना? And we are also right. So you cannot apply classical definition. So this formula will not work. So how will it work? So it will work individually. So this is due to the axiomatic definition जो मैं लिखूंगा अभी. So event E can be written as HH union T2 and union of two disjoint event. So probability can be written as a sum by axiomatic definition. So question is what is axiomatic definition? So I will come to that. So HH का चांस है 1/4 और इसका है 1/12. अब इसको आप ऐड करेंगे तो जैसे आप लोगों ने बताया 1/3. इज इट फाइन? सो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/3, नॉट 1/4. अब यही इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मान लो पूछ देगा आपसे, एंड ऑप्शन विल ऑल्सो भी 1/4 इन दैट. ठीक है? तो क्योंकि उनको पता है कि बच्चे यहाँ गलती करेंगे तो वो ऑप्शन तो डालेंगे ही, क्योंकि ठीक है जी. किसी को क्वेरी है तो पूछिए, अभी किसी को कुछ दिक्कत है तो. और यू वांट एनी क्लेरिफिकेशन? ठीक है, तो मैं थोड़ा एक्सोमेटिक डेफिनेशन पे आता हूँ. सो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो व्हाट इज एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? एनीवन बताना चाहेंगे? व्हाट इज एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो सिंपल कंडीशन है. एक्सियोमेटिक डेफिनेशन कहता है, अगर मैं विदाउट मेजर थ्योरी बात करूं, मेजर थ्योरेटिक सेंस में थोड़ा और डीप हो जाएगा, मतलब थोड़ा, है ना, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट अभी मैं बिना मेजर थ्योरी की बात करता हूं. सो प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन. अब देखो, हर फंक्शन का डोमेन कोडोमेन होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी का डोमेन क्या है? एनीवन? प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन. ओके, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डोमेन ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन? आर. व्हाट इज आर? रियल नंबर? नो. Anyone else? What is domain of probability function? Probability is a function. Axiomatic definition says same.
कि प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन सैंपल स्पेस? नो। आप कहीं भी एक्सोमेटिक डेफिनेशन उठा के देखो, मैं आपको बताऊं, आप क्लास 12th का 11th का एनसीईआरटी बुक उठाओ, उसमें जाके देखो आप एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, वहां भी आपको लिखा होगा डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। एक्सोमेटिक डेफिनेशन क्लास 11th के एनसीईआरटी में है। वी लीव इट, है ना, जब हम 11th क्लास में थे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें तो वहां क्वेश्चन करने से मतलब होता है, क्वेश्चन करो आंसर निकालो। बट आप अगर थ्योरी पढ़ेंगे क्लास 11th के एनसीईआरटी में, तो वहां भी लिखा हुआ है। मैं अभी ना देख रहा था, जब मैं सरप्राइज था कि अच्छा, मैं 11th में था तो मुझे भी नहीं पता था। एंड वहां भी लिखा हुआ है डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। स्टिल यू पीपल डोंट नो। जिन्होंने आंसर बताया सब गलत बताए हैं। प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालते हैं? इवेंट्स की। नो, जीरो टू इन्फिनिटी डोमेन कैसे? किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है? जैसे एफ एक्स है, तो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज डोमेन। एफ एक्स अगर फंक्शन है कैलकुलस में, तो एक्स की जो भी पॉसिबल वैल्यू होगी डोमेन होगी। तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो सेट ऑफ ऑल इवेंट्स, सेट ऑफ ऑल इवेंट्स को क्या बोलेंगे? मैं हिंट दे रहा हूं। The domain is set of all events. Set of all events is what? Yeah, sigma field is one of the answer. The sigma field is मतलब बहुत ब्रॉड हो गया, मतलब, है ना। तो हम लोग चूंकि बिना मेजर थ्योरी का बात कर रहे हैं, तो इट्स अ पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। यस, योर आंसर इज राइट, सिग्मा फील्ड इज द आंसर। बट सिग्मा फील्ड थोड़े मेजर थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी में चला आता है, तो मेजर थ्योरी को मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, तो बिना सिग्मा फील्ड के काम करते हैं। सिग्मा फील्ड एक्चुअल है ना, आंसर है। तो अगर मेजर थ्योरी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो इट्स अ पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, 2 की पावर s। 2 की पावर s नोटेशन है पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस का। सो प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन फ्रॉम पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस टू 0 1। तो मतलब प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका डोमेन है पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये नोटेशन जो यूज हो रहा है, ये पावर सेट के लिए यूज हो रहा है। सो पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस एस। और ये जो पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस है ना, दिस इज वन ऑफ द सिग्मा फील्ड। मतलब देर आर मेनी सिग्मा फील्ड एक्चुअली, बट दिस इज वन ऑफ द सिग्मा फील्ड। और वी कैन से इट इज द लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड। इससे छोटा भी सिग्मा फील्ड हो सकता है, जो डोमेन हो सकता है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी का मेजर थ्योरेटिक सेंस में डोमेन है सिग्मा फील्ड, ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन जिसका डोमेन है पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस टू रियल नंबर। मैंने बोला सेट ऑफ इवेंट्स, तो सेट ऑफ इवेंट्स क्या होता है? अभी मैंने इवेंट क्या बताया था? इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सो ऑल सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो आपको याद है ना, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। सो ऑल सबसेट्स को एक सेट बना दो, तो सैंपल स्पेस का सबसेट इवेंट है। सेट ऑफ ऑल इवेंट्स, collection of all subsets of sample space, means power set of sample space. Anyway, so probability is a function whose domain is power set of sample space and codomain is 0 to 1 that satisfy following 3 conditions, है ना। So यहाँ ऐसा होता है, a function p from this to this is called probability, if and only if it satisfies following conditions, है ना। It satisfy following conditions. So there are some conditions. अगर ये p फंक्शन उसको सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे p प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो जैसे पहला कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मस्ट बी नॉन नेगेटिव फॉर ऑल e एज अ सबसेट ऑफ s। मतलब कोई भी इवेंट लूं मैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। दूसरा, प्रोबेबिलिटी खुद सैंपल स्पेस की 1 होना चाहिए। तीसरा, कि इफ E1 E2 dot 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 they are pairwise disjoint event. So if E1 E2 dot 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 they are pairwise disjoint events, then probability of union of EIs I from 1 to infinity is sum of probability of EIs I from 1 to infinity. So this is the axiomatic definition. अब पीछे अगर, है ना, इसको ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये तो इन्फिनाइट के लिखा, 2 के लिए भी होगा। अगर मैं थर्ड पॉइंट को लिखूं कैसा है, इफ E1 एंड E2 आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब दे हैव नथिंग इन कॉमन, है ना। सो E1 एंड E2 आर डिसजॉइंट। सो इफ E1 एंड E2 आर डिसजॉइंट, हाँ, दैट इज E इंटरसेक्शन F, मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 इज फाई एम्प्टी सेट, then probability of E1 union E2 will be equal to
probability of E1 plus probability of E2 due to the third condition. So you can see the third condition. Due to third condition this will happen. और यही चीज मैंने यहाँ यूज किया. आप देखेंगे जो रिमार्क 1 मैंने लिखा है, दिस इज ड्यू टू द थर्ड पॉइंट एंड दिस वाज यूज्ड इन द लास्ट क्वेश्चन. यहाँ जो मैंने यही यूज किया आप देखेंगे. तो E कैन बी रिटन है यूनियन ऑफ E1 E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. तो यहाँ पे एक ज्योमेट्रिक डेफिनेशन यूज हुआ है. Yeah, exactly. Mutually exclusive and disjoint are same word. Okay. So whether you write disjoint or you write mutually exclusive, they are same word. So mutually exclusive and they are pairwise disjoint. They are same word. Okay. I think mutually exclusive and disjoint. You just write disjoint. Okay. Any query you want to ask or tell? तो ये एक्सोमेटिक डेफिनेशन है. ठीक है. बाकी एक्सोमेटिक डेफिनेशन से ये सब प्रूव हो जाता है जो आप जानते होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ये सब यहीं से प्रूव हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना. सेकेंड वाले एग्जाम के लिए आपको प्रूफ्स भी लिखने हैं ना, पढ़ सकते हैं तो उसका कर सकते हो आप. ओके. बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं फिर से सजेस्ट करूंगा, सिंस क्लास क्लास की टाइम लिमिटेशन है आपके घर पे, यू हैव, है ना, लॉट मोर टाइम. यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू सॉल्व, प्रैक्टिस पेपर्स नहीं है आपके पास, तो इन एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर सॉल्व करो और मुझसे डाउट पूछो. ये है. अभी मैं आता हूँ जो आप लोग कह रहे थे उस पर, मैं आज इसको कंप्लीट कर दूंगा. ये वाला पार्ट जो हम लिखा हमने, तो हमने क्या क्या लिखा था. तो अभी मैंने क्लासिकल डेफिनेशन लिखा है, एक्सोमेटिक डेफिनेशन लिखा है. ठीक है. अब आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट यू नो आई थिंक. सिंपल. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. लिखने की जरूरत तो नहीं है. इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन रूल. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लीकेशन रूल सेम ही समझो. बस जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ये है. इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, तो ये भी यही आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. नाउ एक मिनट. हाँ. हम्म. सो इसी में आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नाम हो जाता है मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ. दूसरे में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई. सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड, सो इसमें कुछ नहीं, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. अच्छा, इसमें नेक्स्ट वर्ड जैसे इसमें कुछ और रह गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड ऑल दैट रह गया, है ना. तो यहाँ पर अगर कंटेंट थोड़ा और ऐड करूँ तो इसमें और आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना. जैसे ये कंटिन्यूटी थ्योरम तो था ही प्रोबेबिलिटी का, फिर यहाँ आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये होगा.
ठीक है। डिसजॉइंट इवेंट अलग है, इंडिपेंडेंट अलग है, डिसजॉइंट अलग है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड डिसजॉइंट सेम है, बट इंडिपेंडेंट अलग है। तो मैं एक ही करके आता हूँ। तो हम लोग अभी मल्टीप्लिकेशन रूल, टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया। ये कुछ क्वेरी हो तो पूछो आप बीच में, ठीक है। नेक्स्ट अगर आएंगे, जैसे अब इसी में मैं आगे, चूंकि मैंने कहा इसी के साथ हम लोग इंडिपेंडेंट भी डिस्कस कर सकते हैं, तो यहीं से देख लेते हैं। सो अगर आप लिखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट में होता क्या है, आप कई तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हो। एक डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया तो इंडिपेंडेंट है, ये भी एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल आ गया तो ई एन एफ इंडिपेंडेंट है। तीसरा जो आप जानते होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई इंटू पी एफ, तो ई एफ इंडिपेंडेंट है। ये तीनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है ना। ये ऑल थ्री स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है ई गिवन एफ, probability of conditional probability of E given F is equal to probability of E only. So means E and F are independent. Probability of F given E is probability of F, E and F are independent. E intersection F is P into PF, E F are independent. और इसमें आगे फर्दर क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट है, जैसे डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो कह रहे थे ना, तो आप लोग जानते, मैं रिपीट कर देता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो आप लिख रहे हैं एक्सक्लूसिव, या इसी का नाम है डिसजॉइंट। सो इसमें ये होता है कि E and F are disjoint if and only if E intersection F is empty set. So there is, प्रोबेबिलिटी का कोई काम नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट के डेफिनेशन में प्रोबेबिलिटी का कोई काम नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट में प्रोबेबिलिटी का काम है, क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के हेल्प से डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा है। तो इंडिपेंडेंट, ठीक है। बाकी रिजल्ट्स होता है कि ई एंड एफ अगर इंडिपेंडेंट है, ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ भी इंडिपेंडेंट होंगे, ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो ई एफ का इंडिपेंडेंट होने से वैसा होगा। ओके, थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे आप बढ़ेंगे, जैसे आगे आता है कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें है क्या, इसे मेनली मैं अपना स्टोरी में लिखूंगा। जैसे मान लो ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। इसके अंदर आपने पार्टीशन किया, तो ये इवेंट E1 है, ये इवेंट E2 है। आप वो सर्कल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप लिखते हैं ना E1 E2 E3, मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, बात वही है, वैसे लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। वेन डायग्राम जैसे बनाते हो, ये भी एक टाइप का वेन डायग्राम ही मैं बना रहा हूँ, लेकिन आपको सिखाया गया है कि सैंपल स्पेस रेक्टेंगल है, उसके अंदर सर्कल सेट्स हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सो E1 E2 E3, मैं यहाँ पे डिसजॉइंट एक्चुअली ले रहा हूँ, ठीक है। तो E1 E2 E3 एंड सो ऑन। तो E1 ये इवेंट है, ये इधर E2 है, E3 है। एक्चुअली इसको मैं पार्टीशन कर रहा हूँ। पार्टीशन में क्या होता है कि ये सब एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट होंगे और इनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे मैं अगर इसी तरह से लिखता तो मैं E1 इधर ले लेता एग्जाम्पल के लिए, इधर E2 ले लेता, इधर E3 ले लेता, तो ये भी सैंपल स्पेस का पार्टीशन है तीन पार्ट में। अभी मैं तो बहुत सारा लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ तीन पार्ट में ही, यहाँ मैं इन्फिनाइट ले रहा हूँ, या एन तक ले लो, चलो ई एन ले लो, है ना, एन तक ले लेते हैं। तो हमने सैंपल स्पेस का पार्टीशन किया, कितने इवेंट्स में, एन इवेंट्स में, ठीक है। अब कोई एक नया इवेंट आ गया, लेट्स से ये वाला इवेंट आ गया, ये अभी जो हमने सर्कल किया ब्लू कलर से वो आ गया, इसका नाम ए है, मान लीजिए ये ए इवेंट है। तो आपसे पूछता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपको E1 E2 EN का प्रोबेबिलिटी पता है ना। तो ए की प्रोबेबिलिटी को कैसे लिख सकते हैं, तो ये सिंपल कहता है कि लाइक यू जस्ट ऐड प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A, I फ्रॉम 1 to N, ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। फर्दर अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप इसको EI इंटरसेक्शन A को मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करके फर्दर आप एक्सटेंड कर पाओगे। तो मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करो जरा। तो इफ यू यूज मल्टीप्लीकेशन रूल, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI एंड A गिवन EI, है ना, I फ्रॉम 1 to N, ये आ जाएगा। तो ये दिस इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये दोनों इक्विवेलेंट ही है, कोई भी एक यूज करो। इसी के आगे आता था बेस थ्योरम आ जाता है। बेस थ्योरम का भी बैकग्राउंड यही है कि बेस थ्योरम बस आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई के गिवन ए,
ये फिगर यही है बेस थ्योरम का भी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम रिलेटेड है। तो यू पार्टीशन सैंपल स्पेस इनटू n म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स। k इज वन ऑफ द इवेंट, E1 E2 En में से कोई एक k है, यहाँ k मैंने अलग इंडेक्स लिया है। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो अगेन आप लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फर्दर मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करोगे तो यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इंटू ए गिवन ई के, एंड डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कर लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन आई फ्रॉम 1 to n, है ना, यहाँ हो जाए आई फ्रॉम 1 to n। सो दिस इज द फॉर्मूला बेस थ्योरम, जो बॉटम लाइन लिखा हुआ है इसी का नाम बेस थ्योरम है ना। वैसे भी आप जान प्रायर पोस्टीरियर के टर्म में भी लिख सकते हो, बट मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, है ना। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? चलिए थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस, यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट एग्जाम, एंड यू आस्क, क्योंकि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है ना, सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। अभी क्या लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन रूल, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। अभी ये इनइक्वालिटीज कुछ है, जैसे बोनफेरोनी इनइक्वालिटी है, बोल्स इनइक्वालिटी है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी है, कंटिन्यूटी थ्योरम है। ये सब प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट, बेसिक प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। बाकी जैसे आप में से किसी ने कहा था कन्वर्जेंस डिस्कस करने का, ये भी कर लेते हैं। तो और कन्वर्जेंस पे बेस्ड ये थ्योरम्स हैं, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, तो है ना, स्लट्सकी लेमा, यहाँ भी एक और थ्योरम आता है, स्लट्सकी लेमा, या और भी है थ्योरम्स बहुत सारे, ऐसे तो बहुत सारे थ्योरम्स हैं। हम्म। तो ये इनइक्वालिटीज यहाँ पे क्या है, जैसे आप अगर देखोगे तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मिल सकता है आपको प्रोबेबिलिटी में, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी है, इसमें क्या रिलेशन है। तो क्या होगा, ऐसा होता है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी पी ए प्लस पी बी से। तो ये मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना, या मैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर लिखूँ, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो या इसी का नाम एडिशन फॉर्मूला भी है, जो आप जानते हो। तो इसमें मेनली मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए वन, या E1 E2 का टर्म में लिख रहे हैं, E1 लिख लेते हैं। तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En, वेयर n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, n कैन बी एनी नेचुरल नंबर। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड यूनियन En। तो बताइए इसका फॉर्मूला बता पाएंगे, तो आप लोग जानते होंगे क्या करते हैं, यू टेक वन इवेंट एट अ टाइम, है ना। तो यह जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आई फ्रॉम 1 to n, यही है, माइनस टेकन टू इवेंट एट अ टाइम, आई इंटरसेक्शन ई जे, आई फ्रॉम 1 to n, j फ्रॉम 1 to n, आई लेस देन j, देन प्लस टेकन 3 एट अ टाइम, आई इंटरसेक्शन ई जे इंटरसेक्शन ई के, I from 1 to n, j from 1 to n, k from 1 to n, I less than j less than k, एंड प्लस चलता रहेगा ये। लास्ट में जब लास्ट लिखोगे तो -1 की पावर n-1, प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन En। सो ये फॉर्मूला है, इसका नाम है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एन आप कुछ भी रख सकते हो, 3 4 5 6 7 8, एनीथिंग यू कैन पुट, ठीक है। सो अब मेन क्या है, इसी बेस्ड ना हमें ये बाउंड बताता है, जो मैं
वोन फेरोन इनइक्वालिटी लिख रहा हूं, तो ये मैं रोहतगी के रेफरेंस से लिख रहा हूँ, वीके रोहतगी वाली बुक में आप देख सकते हैं, वोन फेरोनीज इनइक्वालिटी। सो ये कहता क्या है एक्चुअली, तो इसका स्टेटमेंट ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आई या ई आईज, union of ei's I from 1 to n, this will be less than equal to summation of probability of ei I from 1 to n, ये आ जाएगा। ठीक है, एंड ये अपर बाउंड है ना, तो इस प्रोबेबिलिटी का अपर बाउंड आपको राइट साइड में है एंड लोअर बाउंड लेफ्ट साइड में होगा। तो लोअर बाउंड क्या है, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई फ्रॉम 1 टू n माइनस डबल समेशन probability of ei intersection ej I from 1 to n j from 1 to n I less than j। सो मतलब ये जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था ना, पहला टर्म कंसिडर किया तो वो अपर बाउंड है, फर्स्ट टू टर्म लिया तो वो लोअर बाउंड है। सो ये बोनफेरोड इनइक्वालिटी का रिजल्ट है। ऐसे ही जो नेक्स्ट रिजल्ट है, सो बोल्स इनइक्वालिटी ये कहता है कि probability of A intersection B will be more than probability of A complement minus probability of B complement। और इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे तो A intersection B is more than, यहाँ मैं और सिंप्लीफाई करूँ, सो probability of A प्लस probability of B माइनस 1, ये बचेगा। इसको मैं जनरलाइज अगर कर दूं तो क्या होगा, तो जनरलाइज कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, probability of intersection of EI I from 1 to so probability of intersection of EIs I from 1 to n, this will be more than equal to summation of probability of, अच्छा यहाँ कॉम्प्लीमेंट था, जब कॉम्प्लीमेंट हट गया ना, तो एक तो तरीका ये है कि आप ऐसा लिख लो, है ना, एक तो ये तरीका है कि आप ऐसा कर लो कि 1 माइनस सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई कॉम्प्लीमेंट आई फ्रॉम 1 टू n। दूसरा तरीका है कि आप इसी को ऐसा लिख सकते हो, दैट इज probability of intersection of ei I from 1 to n, this will be more than equal to summation of probability of ei's I from 1 to n minus n minus 1। इसी को खोलोगे तो ये आएगा, तो ये दूसरा इनइक्वालिटी है। अब इस पे कई बार ऑप्शंस एग्जाम में आ जाते हैं, है ना, क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, या ऑप्शंस में डायरेक्ट लिखा आता है, सो दैट यू कैन सी। आगे क्या रह गया, आगे जैसे कंटिन्यूटी थ्योरम है, तो ये लिखा था, कंटिन्यूटी थ्योरम पे आते हैं। तो कंटिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो क्या कहता है ये, सो इट सेज लेट E1 सबसेट ऑफ E2 सबसेट ऑफ E3 एंड सो ऑन। मतलब ये कहना चाह रहा है दैट इज ये जो En है ना, En इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो ये दो पार्ट में पहला लिख रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सो En इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये समझ आ रहा है ऐसा क्यों है, यहाँ पे E1 सबसेट E2 से ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। देन probability of limit n tends to infinity En, which will be equal to probability of union of probability ei I from 1 to infinity, या मैं लिखूं इसका यूनियन क्या होगा, En कह दो, n from 1 to infinity, and that will be limit n tends to infinity probability of En। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट बस डिक्रीजिंग हो जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो अगर मैं दूसरा पार्ट इसी का लिखूंगा तो ऐसा होगा, लेट En बी डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क क्रॉस क्वेश्चन, ठीक है ना। देन
probability of limit n tends to infinity en. This will be probability of intersection of n from 1 to infinity, and that will be equal to limit n tends to infinity probability of en. So this is called continuity theorem of probability. डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? ये लिमिट अंदर था, ये यहां बाहर आ गया, ये लिमिट अंदर था, यहां बाहर आ गया। ठीक है। सो दिस इज कंटिन्यूटी थ्योरम। आई थिंक यही था आपका बेसिक में। अब क्या वो चाहते हो क्वेश्चन कराऊंगा अब 1 घंटे, या तो थ्योरी में रिवाइज करा पाऊंगा या क्वेश्चन ही, है ना? तो पहले एक बार थ्योरी सारा बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। या आप लोग यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। देखो मेरे क्लास में यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग एंड क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर। आई डोंट क्लेम आई नो एवरीथिंग, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, ये है। और चूंकि इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप जो भी पूछोगे मोस्टली मैं कर पाऊंगा, ऐसा है, तो इतना भरोसा है। बट नहीं होगा तो सीख के बताएंगे, ये चीज है। ठीक है, तो आई थिंक ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी रह गया। सो ये सब ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी कई बार काम आता है। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में क्या है कि, तो एक बार ये भी बता ही देता हूँ। सो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में क्या है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई सैंपल स्पेस का ज्योमेट्रिक फिगर है, फॉर एग्जांपल एक लाइन सेगमेंट हो गया, तो ये है, या कोई रेक्टेंगल है ना, या मान लो क्यूब है या क्यूबॉइड है, इस तरह का शेप है, मतलब इस तरह से है। तो है ना, जैसे यहाँ सैंपल स्पेस, यहाँ लाइन सेगमेंट है ए बी, इस तरह से, तो कोई ज्योमेट्रिक फिगर से रिलेटेड चीजें हैं। तो उसमें क्या होता है, सो लेट एस बी सैंपल स्पेस एंड ई जो है वो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है ना। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि लेट एस रिप्रेजेंट सम ज्योमेट्रिक, है ना, एस रिप्रेजेंट्स सम ज्योमेट्रिक, है ना, मान लो फिगर और समथिंग, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, टाइप, या बोलो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन ज्योमेट्रिक शेप बोल दो, है ना, लाइक लाइन सेगमेंट या ट्रायंगल, स्क्वायर, है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, इस तरह कुछ होगा। एंड ई सबसेट है इसका, तो ऑब्वियसली उसके अंदर होगा। सो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, एंड यहाँ पे फिर से वही है कि दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा होगा ईच पॉइंट हैज इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो होगा, मेजर ऑफ इवेंट ई अपॉन मेजर ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर ऐसा बोलूं, लेट्स से, इसको मैं थोड़ा सा और ब्रेक करता हूं, कि मान लीजिए ऐसा है कि एस इज 2D शेप, एस इज इन 2D शेप, मान लीजिए 2 डायमेंशनल शेप है। सो एस इज इन, अगर 1 डायमेंशनल शेप होगा, तो 1 डायमेंशनल शेप का क्या मतलब, वो लाइन सेगमेंट ही हो सकता है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा लेंथ ऑफ ई अपॉन लेंथ ऑफ सैंपल स्पेस। दूसरा केस में जैसे एस इज इन मान लो 2D से, मतलब जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस तरह से। सो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट उस केस में होगा एरिया ऑफ ई अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। अगर एस 3D शेप में, सैंपल स्पेस इज इन 3D शेप, है ना, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी वॉल्यूम, क्योंकि 3D में मेजर क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ इवेंट ई अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। मैं इस पे एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, अगर आप आंसर बता पाओ तो। जैसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 रैंडम पॉइंट्स आर सेलेक्टेड। सो इसको ज्योमेट्री से भी कर सकते हो, रैंडम वेरिएबल से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बट अगर आप आंसर बता पाओगे तो अच्छा लगेगा। चाहे कोई भी तरीके से करो, आंसर इंपॉर्टेंट है।
So two random points are selected from 0 to 2 interval. The question is, then the probability, then मैं लिख दूं, find the probability that the positive difference between those 2 point या between two selected point is less than 1/3। सिंपल ये क्वेश्चन है, क्या आप आंसर बता पाएंगे? तो इसको आप रैंडम वेरिएबल से भी कर सकते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हैं। टू रैंडम पॉइंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम इंटरवल 0 to, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टू सेलेक्टेड पॉइंट इज लेस देन 1/3। क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? ठीक है, मुझे कन्वर्जेंस ही बताना है तो मैं इसको फटाक से सॉल्व कर देता हूँ, ऐसे कुछ खास है नहीं। तो आप यहाँ अगर सैंपल स्पेस देखेंगे ना, तो हमने कहा 2 पॉइंट सेलेक्ट किया है, तो अभी के लिए मान लीजिए x1, x2 या बेटर x, y। सो x, y कोई पॉइंट लिया, मतलब एक x है और दूसरा y है, ऐसा समझिए। तो x कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 to, y कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 to, क्योंकि हमें 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है। यहाँ सैंपल स्पेस का क्या होगा? सेट ऑफ पॉइंट xy सच दैट x बिटवीन 0 and 2, y बिटवीन 0 and 2। और ठीक से लिखूं तो एक्चुअली ये सेट ऐसा है, 0 2 × 0 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दिस इज अ सैंपल स्पेस। अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मान लीजिए यहाँ 0 है, 1 2, लेट्स से 1 2 अभी के लिए रफली। तो जस्ट मैं रफली ग्राफ बना रहा हूँ, तो ये 2 है, तो ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर, दिस इज द सैंपल स्पेस। ठीक है, ये सैंपल स्पेस है आपका। अभी के लिए मान लीजिए एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस लेके चलते हैं, तो ये सैंपल स्पेस है। अब मुझे क्या पूछा गया, इवेंट क्या है? अब समझिए, सैंपल स्पेस ये था, अब इवेंट में ये बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन 1/3। ये है आपका इवेंट, कि यू कलेक्ट दोज पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस जिसका पॉजिटिव डिफरेंस मतलब मॉड x - y, पॉजिटिव डिफरेंस ये हुआ। सो पॉजिटिव डिफरेंस इज, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हैं? मैंने इसका ग्राफ बनाइए, देन सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप ट्राई करना, नहीं तो फिर पूछना। सो ये 2D फिगर है, तो एरिया ऑफ इवेंट E अपॉन एरिया ऑफ S। ठीक है, ये चीज है। तो आप एरिया S का तो समझ आ ही गया, S तो 4 हो जाएगा। तो आप E का एरिया निकालना, E कैसे? E का पहले ग्राफ बना लो। तो E का ग्राफ बनाओ ना, E हैज टू बी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो E का ग्राफ बनाओ, फिर एरिया ऑफ E निकालो, E का ग्राफ बना के देन डिवाइड कर लो। तो यहाँ S का तो एरिया 4 है, बस आपको E का एरिया निकालना है, ये हिंट है। आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, सो यू जस्ट सी। अब मैं थोड़े आगे बढ़ता हूँ, जैसे कन्वर्जेंस का इन्होंने बात किया था। सो तो हुआ सही कन्वर्जेंस वैभव ना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा कन्वर्जेंस एक बार देख लेते हैं। देखो, ये रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लास है, आप कुछ भी पूछ सकते हो इसमें, एंड हम लोग जो हो सकता है ना, विल हेल्प यू वेदर इट्स अ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, है ना, रिलेटेड योर सिलेबस। तो जैसे अभी था कि मैंने बेसिक आपको ये बताया, यू प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड यू डिस्कस विथ अस, ये है। तो अभी के लिए ये कन्वर्जेंस में अगर हम आएंगे, मान लो ये 4 5, मैंने 4 तरह का लिखा है कन्वर्जेंस अभी।
कि 4 टाइप ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस एंड देन कन्वर्जेंस इन अरिथमेटिक, एंड इसी बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं। तो ये है। तो अभी तो टाइम खत्म हो रहा है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ एटलीस्ट सबका, है ना, एंड देन अगले क्लास में आप क्वेश्चन, मतलब यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो जैसे अगर मैं बात करूं कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन की, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या है कि a sequence of random variables x xn converges in distribution to a random variable x, है ना, that is xn converges in distribution to x if and only if, ठीक है, so xn converges in distribution to x if and only if क्या होता है, limit n tends to infinity, CDF of xn at x is CDF of x at all points where this limiting CDF is continuous. This is continuous. अगर इसकी लिमिट इसके लिमिट के इक्वल है एटलीस्ट उन पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इट्स फाइन, दे विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये पहला टाइप का डेफिनेशन है। दूसरे डेफिनेशन में आएंगे। सो सेकेंड है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। सो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं डायरेक्ट लिखता हूं xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू अ रैंडम वेरिएबल x if and only if limit n tends to infinity probability mod xn minus x less than epsilon, this probability is 1 for all epsilon more than 0, या that is इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं limit n tends to infinity probability mod xn minus x more than epsilon, this is 0 for all epsilon more than 0. So this is a definition of almost convergence in probability. नेक्स्ट अगर लिखूं मैं ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, सो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू x if and only if, so है ना, रैंडम वेरिएबल कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू x if and only if probability limit n tends to infinity xn is equal to x with probability 1, या इसको दूसरे तरीके से समझोगे, सो probability of event set of small omega belongs to capital omega, या omega यहाँ सैंपल स्पेस है, सो दिस जहां पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn omega is x omega and this probability is actually 1. इसको और लिखोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि probability lim sup of mod xn minus x more than epsilon, this is 0 for all epsilon more than 0, ये भी है। तो ये सब डेफिनेशन है, दे आर इक्विवेलेंट कंडीशंस, है ना, या इसको ऐसा लिख सकते हो दैट इज प्रोबेबिलिटी mod xn minus x less than epsilon infinitely often or more than epsilon infinitely often, this probability is 0. So this is a definition of almost sure convergence. क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है तो मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसमें बोडेल कैंटली लेमा एंड ऑल दैट, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में। सो
नेक्स्ट कह रहा है क्या? तो ये तीसरा टाइप का था। एंड फोर्थ टाइप है आरएथ मीन, कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन। सो जैसे कुछ लोगों को डिफरेंस समझ नहीं आता कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली में। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक्सएन, अगर मान लो एक क्वेश्चन जस्ट बता देता हूं, है ना। एक क्वेश्चन ये है कि एक्सएन का डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली 1/n, बर्नौली 1/n। तो यू कैन प्रूव एक्सएन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू जीरो, बट एक्सएन डज नॉट कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो। आप ये चेक अपना प्रूव कर सकते हो। तो ये क्या समझ आ रहा है कि दोनों सेम नहीं है, बहुत लोग लगता है सेम है। तो जो बर्नौली 1/n है, रैंडम वेरिएबल दैट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू जीरो बट दैट नॉट कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस स्ट्रॉन्गर कंडीशन है। so that you can try to prove even, है ना। xn will converge in distribution to zero, xn will converge I think देखना पड़ेगा, rth mean to zero होगा, that we need to see. If you are taking questions then get 24 question of this. So अभी करना है, we can discuss now, no problem, है ना। चलो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस कर देता हूँ वैभव, जो आप कह रहे हैं ना। सो यस वी कैन डिस्कस दिस, या जो क्वेश्चंस आपने लिखा है चैट में, यस यस वी कैन कवर इट। अभी जो वैभव ने क्वेश्चन बोला है वो कर देते, बस अभी के लिए मैं ये लास्ट डेफिनेशन लिख देता हूँ, सो वी कैन कवर इट टुमारो, या। सो कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन, है ना, कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन। सो डेफिनेशन इज xn converges in rth mean to x if and only if limit n tends to infinity expectation of mod xn minus x raised to power r is zero, है ना, where r is positive actually. So this is the definition actually rth mean. अच्छा कल भी चलेगा तो कल भी कर सकते हैं, या अभी भी इतना टाइम तो है हमारे पास, 2-3 मिनट अगर देख लेंगे तो 50, है ना, गेट 24 का पेपर डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से। तो अभी अगर मैं गेट 2024 प्रीवियस क्वेश्चन है ना, अभी टाइम है थोड़ा, देख सकते हैं। अच्छा टाइम खत्म हो रहा है इसलिए, तो बाकी लोग अगर ओके हैं तो ठीक है, बाकी डाउट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं पेपर, कहाँ मिलेगा भाई पेपर? ये तो कल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर है टाइम खत्म हो रहा है तो कल भी कर सकते हैं। चलिए कल कई बार ना आता नहीं है इसलिए, अच्छा ये आंसर की डाउनलोड कर लिए, तो हमें तो पेपर करना था। पेपर पे क्लिक करेंगे तो पेपर आएगा। ओके, तो आपका क्या था कि गेट 2024 के ये क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं 20-21। हाँ आप अच्छा कर रहे हैं ना, इफ यू सॉल्व गेट नेट जैम आईएसआई इनके क्वेश्चंस कर लोगे ना, यू विल हैव अ गुड कॉन्सेप्ट। चलो ये देख लेते हैं, है ना। ओके सो अभी इनका ये क्वेश्चंस है 20, लेट्स डिस्कस 20 क्वेश्चन। सो ये रैंडम वेरिएबल पे है, तो इसके थ्योरीज को डिस्कस नहीं किया, स्टिल आई होप यू नो ऑलरेडी। सो कह रहा है कि एक्स एंड वाई बी टू रैंडम वेरिएबल विद सीडीएफ एफ एक्स एंड एफ वाई रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, तो ये मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, इसमें कुछ कैलकुलेशन आई थिंक नहीं है, तो मैं इसको इधर इंपोर्ट कर लेता हूँ तो बेटर रहेगा। ओपन विथ, छोड़ो ऐसे ही ठीक था, है ना, ऐसे ही ठीक है। यहाँ ना सेव आ जाए तो यहाँ पर होगा ओपन इन। तो ये लिखने में थोड़ा आसानी होगा इसलिए मैं ओपन कर रहा हूँ कि सीधा सेल लिख सकते हैं, डायरेक्ट उस क्वेश्चन पेपर पे ही मैं लिख सकता हूँ। ओके ओके ठीक है, तो आप सीधा सीधा आंसर पूछ सकते हैं, हाँ आपको जो पूछना है ना, तो बेटर रहेगा आप सीधा सीधा पूछ लेंगे ना। ठीक है, तो आपके सीधा डाउट पे आ जाते हैं, जो आपको डाउट है, तो आपको आंसर तो पता ही है। ओके,
तो ठीक है, चलिए। तो आपको कहाँ डाउट है कि फर्स्ट एंड सेकंड कैसे सही है, वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। तो हमें ये बोला गया है ना कि हमें क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? हमें ये बोला गया है कि एक्स वाई आर टू रैंडम वेरिएबल विद सीडीएफ दिस, देन विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है ये पूछ रहा है ना, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई सच दैट सीडीएफ ऑफ एक्स इक्वल है, बट प्रोबेबिलिटी एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल विथ प्रोबेबिलिटी मोर देन जीरो। हाँ, चलिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ तो ये आप कन्विंस हो जाएंगे। सो आप कह रहे पहला क्यों ट्रू है ये जानना चाह रहे हैं ना आप? देखिए, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक? तो एक्स है नंबर ऑफ हेड्स obtained एंड वाई है नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है? तो अगर आप मुझे बता सके कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या बता पाओगे? तो आपको इजीली पता होगा एक्स इज बाइनोमियल 2,5 एंड वाई इज ऑल्सो बाइनोमियल 2,5। इससे क्या समझ आया कि एक्स एंड वाई आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट क्वेश्चन इज क्या एक्स वाई इक्वल है? तो आप अगर यहाँ सैंपल स्पेस लिखते तो क्या होता? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, मतलब एक्स वाई आइडेंटिकल इफ एंड ओनली सी डी एफ ऑफ एक्स एट यू एंड सी डी एफ ऑफ वाई एट यू आर इक्वल फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू आर, जो कि ऑप्शन था। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, ये ऑप्शन जैसा कह रहा था कि ऐसा रैंडम वेरिएबल एग्जिस्ट करता है जहां पे ये स्टेटमेंट एक्चुअली ट्रू है ना। ये स्टेटमेंट ट्रू आएगा जहां पे दोनों का सीडीएफ इक्वल है, लेकिन दोनों डिफरेंट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, मोर देन जीरो होगी। देखिए यहीं पे निकाल देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो सैंपल स्पेस क्या है दिस, तो एक्स ऑफ एच एच कितना हो गया? 2, एक्स ऑफ एच टी 1, एक्स ऑफ टी एच 1 और एक्स ऑफ टी टी 0। ये तो एक्स का इंफॉर्मेशन हो गया। y ऑफ एच एच 0, y ऑफ एच टी 1, y ऑफ टी एच 1, y ऑफ टी टी 2। अब मैं आपसे बस इतना पूछूंगा इसमें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्स एंड वाई आर डिफरेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो आपको ऐसे आउटकम्स देखने हैं। एक्चुअली आपको पता है ये जो लिखा रहता है ना एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एक्चुअली ये कहना चाह रहा है इट इज एन इवेंट। जब आपको कहीं ऐसा लिखा है एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एक्चुअली दे वांट टू से दोज आउटकम इन सैंपल स्पेस दैट करस्पॉन्ड्स एक्स ओमेगा इज नॉट इक्वल टू वाई ओमेगा। तो आप ऐसे आउटकम ढूंढो सैंपल स्पेस में जिसके करस्पॉन्डिंग एक्स वाई डिफरेंट वैल्यू ले रहा है। एग्जाम्पल के लिए एच एच को ध्यान से देखो, एक्स एच एच 2 ले रहा है और वाई एच एच 0 ले रहा है। इसका मतलब एक तो आ गया एच एच इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच। और कहाँ कहाँ है? एक्स ऑफ टी टी 0 ले रहा है और वाई ऑफ टी टी 2 ले रहा है, तो एक्स वाई डिफरेंट है ना इस ओमेगा पे, तो यहाँ आ गया टी टी। कितना हो गया ये? 2/4, 1/2, दिस इज पॉजिटिव, ये ऑप्शन कह रहा था। तो यस देयर एग्जिस्ट एंड दिस इज द एग्जाम्पल। सो जब देयर एग्जिस्ट है तो आपको एग्जाम्पल ढूंढना है, दिस इज द एग्जाम्पल एक्चुअली। और ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, बहुत एडवांस एग्जाम्पल मैंने उठा लिया है। जैसे बेसिक एग्जाम्पल जो हम क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा नंबर ऑफ हेड्स को, वाई नंबर ऑफ टेल्स को, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। बट मैं बताना चाहता हूं एक्स वाई आर नॉट इक्वल रैंडम वेरिएबल, दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बट दे आर नॉट इक्वल। ओके, अच्छा बी का आ जाते हैं आपका। तो फर्स्ट को मैंने ट्रू स्टेटमेंट दिखाया, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, मैंने एग्जाम्पल ही बनाया। दूसरा कह रहा ऐसा रैंडम वेरिएबल एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा जहां सीडीएफ तो इक्वल होगा लेकिन एक्स वाई इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ऐसा भी मिल जाएगा, देखते हैं ट्राई करके। तो इक्वल रैंडम वेरिएबल ले लो। अच्छा इक्वल ले लेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी नहीं, तो हम डिस्टिंक्ट वाला ले लेंगे। अच्छा ये है ना, देखो जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, एक्स को ले लो यूनिफॉर्म 0 1, है ना? तो आपको पता होगा 1 - x वाई ले लेते हैं,
दैट इज यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है। x यूनिफॉर्म 0 1 लिया, y जो कि 1 - x है वो भी यूनिफॉर्म 0 1 होता है। तो क्या इससे क्या समझ आया कि x एंड y आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि CDF ऑफ x एट u इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन ही आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का, कि टू रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम CDF फॉर ऑल u बिलोंग्स टू r। तो ये तो हो गया आइडेंटिकल है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू y, अब बता पाएंगे। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 - x, मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू हाफ। और आपको पता होगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो x इज इक्वल टू वाई की प्रोबेबिलिटी भी 0 हो गई। तो एक एग्जाम्पल मैंने ढूंढ लिया। तो एग्जाम्पल ढूंढ लिया तो देयर एग्जिस्ट में एग्जाम्पल ढूंढ लिया तो काफी है। तो इससे ये समझ आया कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब बताइए कहाँ डाउट है। ये सिंपल स्टेटमेंट है कि अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, एनी फंक्शन ऑफ एक्स एनी फंक्शन ऑफ वाई, जहां फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होगा। तो थर्ड वाला भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं होगा, जरूरी नहीं है, फॉल्स है। आप मुझे कहोगे कैसे आप कह सकते हो फॉल्स, मैं इसका भी काउंटर एग्जांपल दे देता हूँ डी वाले का। ये लो एग्जांपल। तो जो डी स्टेटमेंट है, आप यहाँ पे यू टेक एग्जांपल PDF ऑफ x कॉमा वाई। ये आप लेना 1/4 1 + xy, जहां x की वैल्यू -1 से 1 में है, y की वैल्यू -1 से 1 में है, ठीक है। इसमें आप प्रूव करना, मैं आपको बस होमवर्क दे देता हूं, प्रूव दैट x एंड y आर डिपेंडेंट बट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट। ये आपके लिए होमवर्क है, यहीं पे मैं खत्म करता हूं। तो ये काउंटर एग्जांपल है डी के लिए। सो अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, मतलब एक्स वाई है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट डज नॉट गारंटी एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट। यहां क्या हो रहा है, सो हेयर वी सी दैट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। ये अप्रूव करना, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये वीके रोहतगी में सॉल्व एग्जाम्पल है बाय द वे। मैं रोहतगी वाला बुक जो बोला था ना, पहला वाला जो मेरा फेवरेट है, उसमें ये सॉल्व एग्जाम्पल है, आप चेक कर सकते हो। सो हेयर वी सी दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स बट एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। और इसकी वजह यह है कि एक्स वाई आर नॉट फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डायरेक्टली। एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, बट डायरेक्टली एक्स कैन नॉट बी, यू कैन नॉट से एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके पीछे लॉजिक है, आप सोचना थोड़ा। मैं फिर कह रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बट एक्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। यू थिंक केयरफुल्ली, क्योंकि आप सोचोगे रूट लगा देंगे, अरे भैया रूट लगाओगे तो मॉड एक्स आएगा, एक्स नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर का रूट लगाओगे मॉड एक्स आएगा। मॉड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बट एक्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एनीवे, तो डी स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है, बिकॉज ऑफ दिस एग्जांपल। ये मेरे पास एग्जांपल है जहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है बट एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं है। अब आप प्रूफ करो, नहीं तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछो, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ओके, तो ये क्यों फॉल्स है, क्योंकि मैंने काउंटर एग्जांपल दिया आपको, एक ऐसा एग्जांपल दिया जहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है बट एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और फॉल्स ही क्या करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमसे नॉट ट्रू पूछा है। तो दिस वाज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, एंड दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एनी मोर क्वेरीज, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे, है ना। या थैंक यू। तो अभी मैंने बस एक क्वेश्चन डिस्कस किया 20। तो लाइक दिस यू मे आस्क, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछो जैम के, गेट के, नेट के, ISI के, या बाहर के भी किसी किताब के या किसी भी एग्जाम के, सो आई विल ट्राई टू सॉल्व, है ना। उससे मुझे भी सीखने को मिलेगा, आपको भी सीखने को मिलेगा। बाकी जो लोग RBI के एग्जाम दे रहे, दे आर ऑल क्वालिफाइड स्टूडेंट। कोई मतलब ऐसा नहीं जिसको कुछ नहीं आता है, ऑलमोस्ट सबको सब कुछ आ रहा है। उन्हीं में कंपटीशन है, ठीक है। सीटें 20 हैं और बच्चे 200-400 बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं होंगे जो देंगे। तो यू हैव टू, है ना, मेक योर सेल्फ वेरी शार्प। एनीवे, थैंक यू, कल मिलते हैं। ओके उत्कर्ष जी, so you are working as a professional for 2 years now. I need to start my studies from scratch. Could you please provide me tips or advice on how can I effectively catch up with the class? Yes, actually, since we are in hurry, why? Because we have just 1 month. If you cover the full syllabus of RBI, it will take at least 6-7 months. Okay, if I teach in detail, that we don't have time.
So you can start now, no problem, give exam, not this year, at least next year, maybe this year you can qualify. Perfection is not required, even I'm not perfect, no one is perfect. So at least एग्जाम के लेवल तक जाने की कोशिश करो. You start with some book, है ना, or you can purchase some recorded course of JAM, GATE, NETs from somewhere, and then you can watch recorded lecture. जैसे है ना, आप अगर ऑनलाइन देखोगे तो मिल जाएगा. तो अभी तो नहीं होगा, जैसे मान लो हम, मैं ही अलग से, आप देखोगे अगर आप सर्च करोगे तो जैम गेट नेट का हम लोग अलग से चलाते हैं क्लासेस, मैथ स्टैट्स क्लासेस मेरा चलता है, तो उसमें है, आप उसमें रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो अगर चाहो तो उससे बेसिक से हो जाएगा. तो कोई बुक उठाओ, यू स्टार्ट स्टडिंग, जैसे रोहतगी का एग्जांपल दिया, गुप्ता कपूर की बुक है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, गो थ्रू लाइन बाय लाइन, रीड ईच डेफिनेशन, रिमेंबर, रीड ईच थ्योरम, प्रूव दैट थ्योरम इफ यू कैन, अदरवाइज सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट थ्योरम. सो प्रैक्टिस से आएगी चीजें. सो आपको कोई बुक उठाओ स्क्रैच से, रीड लाइन बाय लाइन, सॉल्व क्वेश्चन, एक दिन में कुछ नहीं होगा, है ना. यू हैव टू गिव टाइम एट least 4, 5, 6 months to learn statistics very well. So they you have many way, है ना. You watch some, you purchase some recorded lecture from somewhere. If this provide I है ना, IXMB provide full course recorded lecture in detail, you can also purchase from here. और there are many other है ना प्लेटफॉर्म यू कैन वॉच. देखो सिलेबस ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिक्स का हर एग्जाम का ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े एक दो कंटेंट इधर उधर, जैम गेट नेट और ISI या RBI या ISS में भी जो कॉमन टॉपिक्स हैं कंटेंट सेम है. मतलब अगर इस एग्जांपल के लिए मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी का कंटेंट हर जगह सेम है, इन्फ्रेंस का कंटेंट हर जगह सेम है, रिग्रेशन का कंटेंट हर जगह ऑलमोस्ट सेम है. तो उस तरह से है जो भी, तो जो टॉपिक है स्टोकेस्टिक का कंटेंट हर जगह सेम है, बस आपको ये देखना है कि स्टोकेस्टिक है या नहीं है सिलेबस में, ये बात है. तो कंटेंट ऑलमोस्ट वही होगा. So you prepare from anywhere if you are a beginner. So you start from book or some recorded material, है ना. So it's up to you, yeah. But you have to give time in any way. ओके जी. और यू मे ज्वाइन सम क्लासेस, जो कोई RBI अगर कोई कराता हो डिटेल में ए 1 year प्रोग्राम, तो यू कैन ज्वाइन देयर, तो भी कुछ हो सकता है. चलिए फिर आई थिंक आज ही स्टॉप करते हैं. थैंक यू. कल मिलते हैं. ठीक है जी.